और पूरा इस देश का एजुकेशन इस देश के खर्चे पे होने के बाद तुम वहाँ जाते हो, वहाँ जाके लड़की देखते हो, वहाँ जाके शादी करते हो, वहीं पे सेटल होते हो, तो इस देश का कर्जा कौन चुकाएगा? विवेक सर, जय हिंद सर। वेलकम टू आरटीटी सर। स्टार्ट करते हैं सर आपके डिस्क्राइब करने से, आपके जानने से। आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मैं एक गांव में पैदा हुआ जी। वो पहले थाने डिस्ट्रिक्ट बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जो अभी पालघर उसका हिस्सा है। वहाँ पे दहानू तहसील में समुंदर के किनारे एक गांव है वरोर, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। और मेरे पिताजी टीचर थे। वो पहले जिला परिषद में थे, बाद में महापालिका मुंबई में आए। तो 4th स्टैंडर्ड के बाद मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया। हम 4 भाई और 1 बहन, बड़ी फैमिली थी हमारी। और पिताजी थे टीचर, प्राइमरी टीचर। आज के प्राइमरी टीचर की जैसे उस वक्त प्राइमरी टीचर की हालत नहीं थी, आज की अच्छी है। उस वक्त टीचर को बहुत लो सैलरी मिलती थी। और हम मुंबई में जब शिफ्ट हुए तब एक ट्रांजिट कैंप था जिसको टीचर्स कॉलोनी बोला गया, क्योंकि टीचर्स ही जाएंगे, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा था, मालवनी एरिया। तो उस ट्रांजिट कैंप में हम रहे। मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। और पढ़ाई के दौरान ही इमरजेंसी रूल आया 75 में। जब मैं कॉलेज में एंटर किया उसी वक्त ये इमरजेंसी रूल आया। मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन वो सोशलिस्ट थिंकिंग के थे। उस वक्त जो सोशलिस्ट लीडर थे, एस.एन. जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, मृणाल गोरे, इनके साथ में मेरे पिताजी काम करते थे। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर, फ्रीडम फाइटर होके गए, जिनका नाम सानी गुरुजी था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और वो एक डिवोटेड, कमिटेड टू द कॉज ऐसे लीडर थे। मेरे पिताजी उनके फॉलोअर थे। आज़ादी 1947 को मिली तो ये साने गुरुजी कांग्रेस के ही, कांग्रेस में जो पहले सोशलिस्ट फ्रैक्शन था अलग, उसके लीडर थे। और गांव में जो गरीबी है, विषमता, इनइक्वलिटी है, उसके खिलाफ जंग लड़ते थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते थे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विट्ठल मंदिर है पंढरपुर का। लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं वारी के लिए 2 बार। तो उस मंदिर में जो उस वक्त के अनटचेबल्स थे उनको एंट्री नहीं थी। उनका एक बहुत बड़ा भक्त था संत चोखोबा। वो पंडरी के पांडुरंग को, विट्ठल को देखना चाहता था, सिर्फ उसको देखने नहीं दिया। वो मर गया लेकिन उसको देखने नहीं दिया। साने गुरुजी ने उसके खिलाफ वहाँ पे 21 दिन का इंडेफिनिट फास्ट किया। 21वें दिन के बाद वो मंदिर खुला। आज वो सबके लिए खुला है, लेकिन उसके पहले उस मंदिर खुला करने के लिए सानी गुरुजी का योगदान था। मेरे गांव में जब उन्होंने अनशन किया, तब मेरे गांव में मेरे पिताजी ने पहला, महाराष्ट्र का पहला विट्ठल मंदिर मेरे गांव का खुला कर दिया। तो मैं बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, लेकिन इस टाइप की फैमिली में मेरा जन्म हुआ।
तो शुरुआत से ही इक्वलिटी के बारे में, इनजस्टिस के बारे में मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी थी। जैसे इमरजेंसी रूल आया तो ऑब्वियस है, क्योंकि साने गुरु जी का मैं बताते हुए एक रह गया, आज़ादी किस लिए। ये 1947 में आज़ादी मिलते वक्त भी वो वही बोल रहे थे कि हर एक को खाने के लिए अनाज चाहिए, हर एक को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और हर एक के लिए छत चाहिए। जब ये होगा तब वो आज़ादी होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। आज़ादी मिलने के बाद 3 साल में ही उनको ये पता चल गया कि इस आज़ादी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये तो हमने ब्रिटिशों को भगाया, लेकिन यहाँ के देश की जो आबादी है उनको आज़ादी हम नहीं दे पाए, और वो देने के लिए फिर से नई जंग लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने सुसाइड कर दिया अपने उम्र के 50 साल में। 1950 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। हमारे लिए बड़ी प्रेरणा थी। आज़ादी के 25 साल के बाद में इमरजेंसी आई। आज़ादी आई मतलब क्या हुआ, एक तो ब्रिटिश गए, अपना राज आया। अपना राज आया मतलब आज़ादी हुई, आई क्या लोगों को आज़ादी चाहिए, देश को आज़ादी मिली। और 1950 में हमें मौलिक अधिकार मिले संविधान में, जिसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फोर्स लेबर नहीं होगा, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। इसके लिए अलग अलग अधिकार बने। आर्टिकल 19 है जो आज़ादी का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है। जैसे आपको भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। संगठन बनाने की आज़ादी है, संचार की आज़ादी है, कहीं पर भी जा सकते हो इस देश के अंदर, आपको कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कहीं पर भी जा सकते हो आप। कहीं पर भी जाके रुकने की, वहाँ पे रेसाइड करने की आपको आज़ादी है। इक्वालिटी आई, इक्वालिटी बिफोर लॉ आया, ये सारे मौलिक अधिकार आए। लेकिन 26 जून 1975 को ये सारे मौलिक अधिकार छीने गए। तो आज़ादी के बाद हम फिर से गुलाम बन गए। कैसे? उस वक्त इमरजेंसी की प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट है स्टेट को, पार्टी को नहीं, स्टेट को। स्टेट ये कंसेप्ट अलग है और पार्टी ये कंसेप्ट अलग है। तो गवर्नमेंट बनेगी वो पार्टी के पॉलिटिशियंस बनाएंगे, और गवर्नमेंट को थ्रेट होना बात अलग, और राज्य को, देश को थ्रेट होना, स्टेट को थ्रेट होना, ये बात अलग है। जी सर। उसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने, जिनके बारे में बहुत अच्छा भी मैं बता सकता हूँ कि 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो पार्लियामेंटेरियन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तब इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार माना था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश निर्माण हो गया। तो दुनिया के नक्शे पर एक नया देश निर्माण करने के लिए इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी सर। ये उन्होंने अपने कार्यकाल में की, लेकिन वही फिर अलग अलग कारणों की वजह से देश में तानाशाह बन गई। ओके।
सर सुना है आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब इमरजेंसी रूल आया तब हम कॉलेज में थे, और 73 से 75 तक देश में बहुत सारे आंदोलन रहे। सबसे पहला आंदोलन ये गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन स्टूडेंट्स का रहा, जो चिमन भाई पटेल वहाँ पे मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई। तो विद्यार्थियों ने, यंग जनरेशन ने, स्टूडेंट्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, आंदोलन वहाँ पे खड़ा किया। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ये अपने देश के एक बहुत बड़े नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद पहला चुनाव 1952 को हुआ, तो कांग्रेस और सोशलिस्ट ये दो पावरफुल पार्टीज थी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? बहुत सारे लोगों का जयप्रकाश नारायण बन सकते, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस को ही लोगों ने पसंद दी और कांग्रेस बनी। फिर जयप्रकाश नारायण ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, वो भूदान आंदोलन में लगे विनोबा भावे के साथ। 1975 में 52 से 75 तक जयप्रकाश नारायण का और एक बड़ा योगदान है। आपने चंबल का नाम सुना होगा, चंबल घाटी। बहुत सारे फिल्मों में जब चंबल घाटी का देखते हो, डकैत, तो वो चंबल घाटी डकैतों की थी। जयप्रकाश नारायण ने उन डकैतों को सरेंडर कर लिया, उन्होंने हथियार डाल दिए। बहुत बड़ा काम था वो। तो ऐसा काम जयप्रकाश नारायण करते रहे, अलग ढंग से देश की सेवा करते रहे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए। जब वो बूढ़े हो चुके थे और इमरजेंसी आई, तब ये जो स्टूडेंट्स का कॉल था उसको रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, और स्टूडेंट की लीडरशिप जयप्रकाश नारायण जैसे फ्रीडम फाइटर ने की। जी। तो वो इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग में था। एक तो पिताजी ने दी हुई बैकग्राउंड, इमरजेंसी का ये दौर। तो जब हम कॉलेज में थे, मैं पहले साल में था, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो आर्ट्स में फर्स्ट ईयर में कोई फेल हो सकता है? मैं हो गया, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया मैं, क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा था, लेकिन कॉलेज में पढ़ नहीं रहा था। मैं यही एक्टिविटीज़ करता था। मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करना, कहीं मोर्चा हो, धरना हो। जी। लास्ट में क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला सर? क्या लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? तो ये स्टूडेंट का मूवमेंट था जिसमें हम गए। मैं कहूँ पॉलिटिक्स की जो सोच मेरी बनी वही यहाँ पे बनी कि पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स देश का एक बहुत बड़ा साधन है, देश बदलने का या देश बिगाड़ने का। जो भी, हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकते। हमारी फंडामेंटल राइट्स ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट लाइफ में ही ये पॉलिटिकल थॉट्स मेरे दिमाग में आए। अंत में देश का क्या हुआ एक बात है, मेरा क्या हुआ वो दूसरी बात है। मैं आगे फिर जी ग्रेजुएशन तक गया। मैंने ग्रेजुएशन किया, सोशियोलॉजी भी था मेरा सब्जेक्ट और संस्कृत था। ये कॉम्बिनेशन कोई कॉमन कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी मैंने लिया। मुझे संस्कृत मुझे प्यारी लगती थी, मैंने संस्कृत लिया और सोशियोलॉजी लिया। तो मैं चिनाई कॉलेज गया, पटकर कॉलेज छोड़ा और इसके लिए मैं चिनाई कॉलेज गया। लेकिन बाद में मेरा पढ़ने का मूड नहीं रहा, यही करते रहा मैं।
आज मेरी उम्र 66 है। जी। जब मैं 64 का था तब मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडॉल से मेरा मास्टर्स किया और मैं फर्स्ट आया पॉलिटिकल साइंस में। तो जो मेरी शिक्षा वहाँ बची थी वो मैंने एट द एज ऑफ 64 वो पूरा कर दिया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पूरा कर दिया। तो मेरा क्या हुआ एजुकेशन का, ये हुआ कि उस वक्त नहीं हुआ लेकिन बाद में मैंने पूरा कर दिया उसको। देश का इमरजेंसी आने के बाद सारे तुम्हारे मौलिक अधिकार, जब हमें मौलिक अधिकार है तो हमें पता नहीं चलता, वो एयर के जैसे हैं, वो लगता है हमको लेकिन उसको फील नहीं होता है, उसको वो टच भी नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन वो नहीं होगा तो उसकी वैल्यू समझती है। जैसे कोरोना में एयर की वैल्यू समझ में आई कि हम सांस लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है। आज हम जब ले रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आज हमको है, उस वक्त निकाले गए तब पता चला कि तुम बोल भी नहीं सकते। प्रिंट मीडिया में जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई नेक्स्ट डे देश में कहाँ पर भी अखबार नहीं निकला। 24 घंटों तक किसी को पता तक नहीं चला इमरजेंसी आई है। इतने सीक्रेटली वो आई और सेंसरशिप आ गई। जी सर। प्रेस में किसी को कुछ भी लिखना है तब पहले सेंसर होगा, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही लिखा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल पूरे 19 महीने इमरजेंसी के जो थे उसमें लिखा नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया इन प्रोटेस्ट। संगठन की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो आपकी आज़ादी छीनी गई। बाद में फिर इमरजेंसी रूल उठा और इंदिरा गांधी का बहुत कांग्रेस का सफाया हो गया, जनता पार्टी का रूल आया। कुछ महीने तक जनता पार्टी का रूल चला। इंदिरा गांधी को विरोध करने के लिए इंदिरा जी के विरोध में जो थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग थे। जी। एक आइडियोलॉजी के नहीं थे, सब आइडियोलॉजीज थे। राइट। वो सब इकट्ठा आ गए। उनका मकसद एक था, सिर्फ इंदिरा गांधी को विरोध। जी सर। वो इकट्ठा आ गए लेकिन वो इकट्ठा रह नहीं पाए, वो तुरंत बिखर गए और फिर से इंदिरा गांधी सत्ता पे आई। अब हमारी थिंकिंग इस दौरान जो थी, जो पॉलिटिकल करियर के लिए, हम देश के लिए पॉलिटिक्स, पर्सनल करियर क्यों, मुझे देश की सेवा करनी है तो देश की सेवा करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स करना है, जी। ये सोच थी। जनता पार्टी का रूल जब आया तब हमें लगा कि अब दूसरी आज़ादी आ गई है और वो दूसरे आज़ादी के जो हमारे सपने थे वो 20-21 महीनों में ही टुकड़े हो गए। तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं नहीं, मेरी पूरी जनरेशन ये फ्रस्ट्रेट होगी। फिर मेरे बहुत सारे साथी कुछ मीडिया में चले गए, कुछ एकेडमिक्स में चले गए, कुछ इंडस्ट्री में चले गए। मेरे जैसे कुछ लोग ये गांव में सेवा करने के लिए कि हमको यही करना है, लेकिन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स करना है हमको, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना। और वो मैं लगातार 79 से लेके 2000 तक मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन पॉलिटिक्स किया, लोगों को इकट्ठा करने का पॉलिटिक्स किया। तो पॉलिटिक्स डज नॉट नेसेसरीली मीन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिक्स करना जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं करता। मैं लोगों को संगठित करता हूँ, उनकी ताकत बनाता हूँ, उनको फंडामेंटल राइट्स के लिए जागरूक करता हूँ, फंडामेंटल राइट्स छीन के लेने के लिए उनको तैयार करता हूँ। ये मेरे दृष्टि से पॉलिटिक्स ही है।
सर मुझे पूछना था, जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के बाद वो देश से बाहर चले जाते हैं या फिर गांव से पढ़ के वो बाहर आते हैं, विलेजेस से निकल के सिटीज़ में आते हैं। आपने सिटी से पढ़ के विलेज में क्यों आए? आप अपने गांव में वापस क्यों आए पढ़ के? एस.एन. जोशी है, एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे जी। इमरजेंसी के दौरान हम बहुत क्लोज आए। मतलब फ्रीडम फाइटर, सही में फ्रीडम फाइटर कैसे होते हैं, क्या कमिटमेंट होती है उनकी, क्या डिवोशन होता है उनका, वो हमने खुद देखा और हम उनके इन्फ्लुएंस हो गए उनसे। उन्होंने कहा कि तुमको देश की सेवा करनी है तो गांव की तरफ जाओ और गांव में जाके तुमको जो करना है तुम करो। तो मैं और मेरी वाइफ हम शादी के बाद गांव में आए। मुंबई में अच्छी खासी नौकरी थी हमको, हमने छोड़ दी, एक छोटे से गांव में आए और उस गांव में एक गांव को बदलना है, देश को बदलना है। देश को कौन बदलेगा? जब गांव बदलेगा तब देश बदलेगा जी। तो हर एक गांव को बदलने के लिए हम छोटे हिस्से से गांव में बदलाव लाने की शुरुआत करेंगे। तो मेरे पहचान के मेरे रिलेटिव्स जो थे, मेरे मामा थे, उनके गांव में आए। हेल्थ एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी या ऐसे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो हम चलाते रहे। हमें ध्यान में यह आया कि उस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे रिश्तेदारों के पास हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत लोन लिया है, 500 रुपया, 800 रुपया, 2000 रुपया, और जनरेशन्स उनकी चली गई, उनका लोन रिपे नहीं हो रहा है। वो मजदूरी करते ही जाते हैं वहाँ पर, सिर्फ खाने के लिए उनको कुछ मिलता है, साल में 2 समय का कपड़ा मिलता है और दिन रात वो वहीं पे ही काम करते हैं। तो ये सिस्टम हमको गलत लगी, इसमें कुछ गलत है। फिर ये क्या गलत है? बाद में हमको पता चला कि इसी सिस्टम को बॉन्डेड लेबर सिस्टम कहते हैं, स्लेवरी है ये। तो देश, आज़ाद देश में गुलाम बहुत दूर नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों के पास देखे। और संविधान ने तो बताया कि फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड, जो हमने पढ़ा था जी। और यहाँ पे तो फोर्स लेबर चल रहा है। हम 82 में आए, 79 से 82 तक हमने देखा। 76 में एक कानून बना है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम इज एबॉलिश्ड, लेकिन मैं यहाँ बॉन्डेड लेबर देख रहा हूँ। फोर्स लेबर प्रोहिबिट किया है, यहाँ फोर्स लेबर देख रहा हूँ। बॉन्डेड लेबर एबॉलिश किया है सिस्टम, यहाँ बॉन्डेड लेबर देख रहा हूँ। उस वक्त हमें पता चला कि इस देश का प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम कानून बनाते हैं लेकिन उसका अमल नहीं करते। तो इस देश में सारे कानून बने हैं, प्रॉब्लम है उसका इम्प्लीमेंटेशन का, उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है। क्योंकि वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है, मशीनरी है, वो क्लास बायस है, कास्ट बायस है, तो वो उनको वो करने से रोकती है। और उसके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए इन्फोर्स करने के लिए, वो जब कमी होती है तब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वो पॉलिटिकल विल फोर्सफुल होता है तब होता है। ये अनुभव मैंने देखे हैं इसमें। जी सर, आपने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? बिल्कुल। 2000 में जब मैंने सोचा कि मैं ये संगठन का काम 20-25 साल तक करते आया हूँ, फिर मैंने अपने संगठन के लोगों को बुलाया है। मैंने कहा कि आप संगठन बनिए। बॉन्डेड लेबर हमने 6000 से बॉन्डेड लेबर ज़्यादा रिलीज़ किए। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिश कर दी। वो जो सिस्टम थी वो अब अलग फॉर्म्स की स्लेवरी सामने आ रही है, जिसको हम एबॉलिश करने के पीछे हैं। मिनिमम वेज मिला के दिया लोगों को, ज़मीनें जो उनके पास थी वो छुड़ा के दी जी, और एक पावरफुल संगठन, पावरफुल यूनियन अपनी बनी। अब मुझे थोड़ा अपने काम को एक्सटेंड करने दो। जो मेरी पहली ख्वाहिश थी पॉलिटिक्स करने की,
वो मुझे करने की इजाज़त दो। तो संगठन वैसे ही रहा, लेकिन मैं खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया, और 2000 में जैसे मैंने पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का मैं स्टेट का हेड बना। गोविंद राव आदि पार्टी प्रेसिडेंट थे, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, और मैं सोशल जस्टिस वहाँ का जो सेल था महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसका मैं अध्यक्ष बना। तो मेरा एक्सपेक्ट बढ़ गया, काम का एरिया बढ़ गया। राज्य के आदिवासियों को, राज्य के सफाई मजदूरों को संगठित करने का मुझे मौका मिला। 4 साल तक मैं कांग्रेस का उस सेल का अध्यक्ष रहा। एक कारण हुआ कि मेरी लड़ाई यहाँ पे माफिया के खिलाफ भी चल रही थी वसई में, और कांग्रेस ने उसका सपोर्ट ले लिया। तो ऑब्वियसली मेरे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि एक तरफ से मैं माफिया के साथ जंग लड़ रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप माफिया को साथ में ले रहे हो, तो हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे। मैंने 2004 के पार्लियामेंट्री चुनाव में, जब गोविंदा चुनाव के लिए खड़ा था, मैंने इंटरव्यू दी एनडीटीवी में, और फिर उसके बाद बहुत बड़ा माहौल पैदा हो गया। गोविंदा को टिकट बुला के, मतलब जाके दिया था, गोविंदा तैयार नहीं हुआ था। फिर एक शर्त के ऊपर कि भाई मैं उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरा ये कहना था कि गोविंदा ये माफिया का एंटरटेनर है, दाऊद इब्राहिम का एंटरटेनर है। और सही था वो, उसमें कोई झूठ बात नहीं बताई। फिर मैंने कांग्रेस उसका प्रचार की शुरुआत की, और उसी दिन कांग्रेस छोड़ दी मैंने 2004 में। तो मेरा कांग्रेस का लाइफ 4 साल तक रहा। जैसे मैंने ये कांग्रेस छोड़ दी, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने मुझे बोला लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो जंग है उसके साथ मैं हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ। तो उनके बुलावे पे मैं शिवसेना में गया। शिवसेना में पहला आदमी मैं हूँ जिसको लेने के बाद, नया पार्टी में नया लेने के बाद बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना दिया, एमपी बना दिया, लेकिन किसी को भी जिला प्रमुख नहीं बनाया। सिर्फ मैं हूँ शिवसेना में जिसको बाला साहब ठाकरे ने जिला प्रमुख बनाया। मैं अच्छी भांति काम कर रहा था। बाला साहब बीमार थे, और एक कॉन्फ्लिक्ट हमारा फिर से आ गया। संजय राउत ने यहाँ के कम्युनल जो कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसके खिलाफ आर्टिकल लिखा। जब मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको लेके शिवसेना में चलने का प्रयास कर रहा था, तब एक बिशप के खिलाफ जो बात सही नहीं थी उन्होंने छापी। तो मेरे कुछ लोग जो शिवसेना में मुझे मानने वाले थे, उन्होंने संजय राउत का पुतला जला दिया। अब मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे मानने वाले लोग थे। मुझे बाला साहब को बताने की फुर्सत नहीं दी गई, और मुझे जिला प्रमुख पद से हटा दिया। तो कांग्रेस मैंने छोड़ी, शिवसेना ने मुझे छोड़ा। जी। फिर 2 साल के बाद मुझे शिवसेना का उपनेता बाला साहब ने बनाया, बुला के, फिर से बुला के। जी। तो ये मेरा पॉलिटिकल, अब जब मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस की सत्ता जब किसानों के ऊपर
रेती निकालने के वालों के ऊपर अन्याय कर रही थी, मैंने कांग्रेस का झंडा लेके जेल गया। कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस सरकार के खिलाफ जेल गया, कि सोनिया जी के पास चला गया। सोनिया जी ने मेरी सुन के तुरंत विलासराव देशमुख को फ़ोन करके बताया। मैं सीधा दिल्ली से यहाँ पे आया। उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट गोविंदराव अधिक, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर, हमारी मीटिंग हुई और 75,000 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट एक्ट आने के पहले आदिवासियों का कब्जा रेगुलराइज कर दिया। तो मैं जहाँ पर भी गया, जो मेरा काम है वही मैं करता रहा। इसके बाद में वसई में गांव के बारे में आंदोलन हुआ। वसई में तो मैं काम नहीं करता था, मैं तो आदिवासियों में काम करता था। वसई तो नॉन ट्राइबल एरिया है, लेकिन वसई में 94 में मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। मुझे पता था मैं हारने वाला हूँ, लेकिन मुझे प्रचार करना था। पॉलिटिक्स ये है कि मुझे अपनी सोच, अपने विचार प्रकट करने का ये एक तरीका है। तो मेरे कांटेक्ट थे, और जब वो आंदोलन हुआ गांव को महापालिका में लेने के बारे में विरोध था, उस आंदोलन में मैं शामिल हो गया, उसका नेतृत्व किया। और 2009 में वसई के सभी पार्टी के लोगों ने, मैं शिवसेना का होते हुए भी, मुझे इंडिपेंडेंट लड़ने की इजाज़त शिवसेना ने दी, बाला साहब ठाकरे ने दी। जी सर। और मैं इंडिपेंडेंट लड़ा और लोगों के सहयोग से वसई का मैं विधायक बना, आमदार बना। तो मैं पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहा। पॉलिटिकल पार्टी में ऑफिस बेरर के नाते भी काम किया। और 2014 के बाद मैं किसी पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं हूँ, लेकिन चुनाव में हिस्सा जरूर लेता हूँ। मेरा संगठन भी चुनाव में हिस्सा जरूर लेता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी मानते हैं। वोट्स की वैल्यू, फ्रीडम फाइटर ने दिए हुए सैक्रिफाइस के बाद हमको वोट मिला है जी। वो फ्री में नहीं मिला, उसकी कीमत उन्होंने दी है, हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई है। इसीलिए वोट की वैल्यू हमको नहीं समझती, लेकिन हमने वो देखा है कि एक वोट की वैल्यू क्या होती है। तो वोट करना ही है आपको, कहाँ पर भी करो, आपको करना है। तो मैं चुनाव के दरमियान हम सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को वोट करने के लिए बोलते हैं कि वोट कीजिए। जी सर। आप पॉलिटिक्स में दोस्तों को क्या बातें हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में दो दोस्त होते हैं, आपके भी होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पॉलिटिक्स में जो दोस्त हैं जी, अलग अलग पार्टीज़ में, जी, मेरे सभी पार्टीज़ में दोस्त हैं, क्योंकि आपने मेरा प्रवास देखा है। जी, देखा है। मैं समाजवादी विचारों का था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, जी, उसमें मेरा बदलाव नहीं है। कांग्रेस में मैं था, मैं समाजवादी विचार लेके ही कांग्रेस में गया और काम किया। शिवसेना में गया, मैं समाजवादी विचार लेके ही गया और वही काम किया। जी, आज भी जो, इसीलिए जो भी जहाँ पर पहुँच, मेरे कांग्रेस में दोस्त हैं, एनसीपी में दोस्त हैं, शिवसेना में हैं, दोनों शिवसेना में हैं, शिंदे ग्रुप में भी है, ठाकरे ग्रुप में भी है, राष्ट्रवादी के भी दोनों ग्रुप में हैं, और बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जो आज़ादी मिली, इसके लिए आप पार्टी कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, राइट। उस आज़ादी के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उन फ्रीडम फाइटर का सपना क्या था, देश आज़ाद किस लिए होना चाहिए, उसका 10% तो ध्यान में रखो। और कम से कम अपना जो भी काम करोगे, उस फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को पूरा करने का 10% भी काम आप करोगे, मैं मानूंगा बहुत हो गया। जी सर। 100% तुम्हारी आज की, जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, सत्ता की पॉलिटिक्स,
इससे समय निकालो और ये काम करो थोड़ा सा जो सबसे पीछे हैं, जिनको आज तक आज़ादी का लाभ नहीं हुआ। जो भी फ्लैग्स के ऊपर हम लीडर्स देखते हैं वो आज़ादी के लाभार्थी हैं। मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाकी जिनको आज़ादी का लाभ मिला। बहुत बड़ा समाज का तबक्का ऐसा है जो आज भी आज़ादी से वंचित है, गुलाम है। कई बच्चे आज भी ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं जा पाते, उनको आज़ादी कहाँ है जी। कई लोग ऐसे हैं जो स्लेवरी में हैं, उनको आज़ादी कहाँ है। कई लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, एक समय खाते हैं एक समय नहीं खा सकते, उनको आज़ादी कहाँ है। कई लोग ऐसे हैं जिनको छत नहीं है, उनको आज़ादी कहाँ है। तो उन तक आज़ादी पहुंचाने का काम मुझे लगता है पॉलिटिशियंस ने ही नहीं, तुम्हारे मेरे जैसे हर एक सिटीजन ने करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर वो ऑब्लिगेशन है जो हम भूल चुके हैं। भगत सिंह का ऑब्लिगेशन है, भगत सिंह भी नौजवान था, एट द एज ऑफ 24-25 ये लोग शहीद हो गए हंसते हंसते। तो उनका ऑब्लिगेशन है ना हमारे ऊपर, कैसे चुकाएंगे वो। तो वो चुकाने के लिए जिस भी फील्ड में आप हो, मुझे लगता है वो चुकाओ। आपको फांसी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी तो दे सकता हूँ ना। आप 1 घंटा तो दे सकते हो, स्टूडेंट 2 घंटा तो दे सकते हैं जी। तो वो हम करेंगे। मुझे लगता है कि हम आज़ाद देश में हैं, और आज़ाद देश में जिनका ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है वो चुकाने का प्रयास हम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। तो जो पॉलिटिक्स में मेरे दोस्त हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो मैं करता हूँ वो मैं 24 घंटा यही करता हूँ। आप 2 घंटा करो, बहुत हो गया। मैं नहीं कहता हूँ आप 24 घंटा ये करो। मैंने तो अपना समर्पण 24 घंटा यही काम करने के लिए दिया है, मैं दूसरा काम नहीं करता, ना मुझे दूसरा काम आता है। तो मेरे दोस्तों को इतना करेंगे तो भी देश आज़ाद हो जाएगा। अब तो देश के आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, संविधान बने हुए 75 साल चल रहे हैं अभी। तो संविधान में लिखा हुआ हम कब ट्रांसलेट करेंगे, उसको देंगे कब? अब नहीं देंगे तो देश की आज़ादी के 100 साल बाद देंगे। ये हर एक को सोचने की बात है। जी सर, आप गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलते हैं? जो आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि अब तो एक तरह से मैनिपुलेट हो चुकी है, या फिर आपको क्या कहना है बीजेपी के बारे में? देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो, लोग जिसे चाहते हैं वो गवर्नमेंट बनती है। जी सर, वोटिंग से, एंड यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। तो आज जो हमारे लोगों को जो चाहिए वो गवर्नमेंट है। इंदिरा गांधी को लोगों ने नकारा, इंदिरा गांधी सत्ता से चली गई, दूसरे लोग सत्ता पे आए, लोगों ने उनको भी नकारा, इंदिरा गांधी फिर से सत्ता पे आई। इस देश के लोग बहुत होशियार हैं, बड़े इलिटरेट हैं, लेकिन वो जानते हैं कि किसको चुन के देना है, किसको नहीं देना है। तो गवर्नमेंट जो है आज की है, कोई भी पॉलिटिकल, ये लोगों का रिफ्लेक्शन है। मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, तो ही डेमोक्रेसी सही रास्ते पे चलेगी। ये जो एक थॉट है कि रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ये अपोजिशन का रोल है। मैं जो देख रहा हूँ अपोजिशन बहुत वीक है, और जो भी अपोजिशन है वो जैसे इंदिरा गांधी के विरोध में सब लोग इकट्ठा आए, वैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, बाकी उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। सबका एजेंडा एक ही है, मोदी नहीं चाहिए। जो 77 में बना वही था, वो मैं देख रहा हूँ। सर, आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता नहीं है मुझे, ये है 77 में सभी डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग सिर्फ इंदिरा गांधी के विरोध करने के लिए इकट्ठा आए। उनका कॉमन एजेंडा क्या था? एक ही था,
इंदिरा गांधी का विरोध। जी नहीं चाहिए। आज की अपोजिशन का कॉमन एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी का विरोध। तो ये मुझे लग नहीं रहा है ये वही पिक्चर है ना, इसके फोटोकॉपी है, सिर्फ एक्टर्स बदल गए हैं, वही है। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हो रहा है, यदि अपोजिशन स्ट्रांग होती तो जो रूलिंग है उसको थ्रेट होती, मेरे दृष्टि से वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। जी सर। जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं है। देखिए ना आप, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी देश के पॉलिटिकल पार्टी, एक तो कांग्रेस छोड़ी तो किसी का नेशनल कैरेक्टर नहीं है जी। और हर एक का फिर स्टेट का है, उनका एजेंडा अलग है। और नेशनल लेवल के ऊपर जब वो आते हैं तब उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है अपोजिशन के एक दूसरों के, वो कितने हैं, वो कैसे इकट्ठा चल पाएंगे, ये सामने मेरे सवाल आता है। ये पिक्चर है आज, ये मुझे लग नहीं रहा, ये फैक्ट है ये। सर आप जो आज तक आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, 2004 में हुआ है, शिवसेना के साथ जो हुआ है, कांग्रेस के साथ हुआ है, आप पॉलिटिक्स को क्या बोलते हो? आपके मन में अगर कोई एक वर्ड दे दिया जाए तो आप पॉलिटिक्स को क्या बोला जाएगा आपको? आप क्या सोचते हो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ वर्ड्स में? मैं वही कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको अलग नहीं निकाल सकते। जो मैं सांस ले रहा हूँ वो मेरे एयर के ऊपर टैक्स क्या होगा, ये भी पॉलिटिक्स डिक्लेयर करती है। जो मैं पानी पी रहा हूँ वो पानी के 1 लीटर की कीमत क्या होगी, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। मैं रास्ते से चलूँगा वो भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं है? तो मैं पॉलिटिक्स से अलग कैसे रह सकता हूँ? पॉलिटिकल पार्टी की बात अलग है और पॉलिटिक्स की बात अलग है। मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ वो बात अलग है, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि लोगों को वोट डालना ये भी पॉलिटिक्स है। जी सर। तो वोट की वैल्यू है, वे वोट की कीमत लोग चुकाई है, लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी है एक वोट तुमको मिलने के लिए। जो भी शहीद हुए, वो शहीद होने के बाद, उनके शहादत के बाद तो आज़ादी मिली। आज़ादी मिली इसलिए आपको वोट मिला। जी सर। तो आप तय करो कि आपको किस तरह का देश चाहिए, आप किस पार्टी को प्रेफर करोगे, और आप जिस पार्टी को करो। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन वोट करना ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी में अच्छे आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, इस थिंकिंग से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर बदलते हैं, तो इस देश में गोल्डन एज आ जाएगा। वो होना चाहिए। आज जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। हाँ सर, क्यों ऐसा? जो आजकल जो यंग हैं, फिर लोग जो नकारे हुए लोग हैं कॉलेज में भी, जी, गुंडागर्दी करने वाले, जी हाँ, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे जी, तो देश वही चलाएंगे ना। पर ऐसा हो क्यों रहा है सर? अब तो हम दूर रहते हैं, इसीलिए। हमको किसने कहा है कि तुम अच्छे पढ़े लिख के विदेश जाओ? इस देश में पैदा हुए, इस देश के पैसे के ऊपर तुम्हारा एजुकेशन हुआ, और पूरा इस देश का एजुकेशन इस देश के खर्चे पे होने के बाद तुम वहाँ जाते हो, वहाँ जाके लड़की देखते हो, वहाँ जाके शादी करते हो, वहीं पे सेटल होते हो, तो इस देश का कर्जा कौन चुकाएगा? और हम अच्छे लोग पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर हमको ये देखना है जो आज हम देख रहे हैं। फिर हमारे कॉलेज का जो, क्या कहोगे आज के, बैक बेंचर हो या जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, लीडरशिप, जब उसको लीडर बनना है अपने फ़ायदे के लिए, लोगों को दबाना है, तो वो वही पॉलिटिक्स में आएगा ना। वही तुम्हारा एमएलए बनेगा, वही तुम्हारा एमपी बनेगा, वही मिनिस्टर बनेगा। सोल्यूशन क्या है सर? अच्छे लोगों ने आना चाहिए। कैसे आएंगे? करियर बनाओ। आज लीडरशिप क्या है?
फ्लेक्स लगा, जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, या तो जिसके बाप ज़्यादा पॉलिटिक्स में है। राइट सर। ये है ना, लेकिन उसमें भी आज अच्छे लोग हैं ना, कि जिनके बाप ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिकल करियर की। आज भी ऐसे एमएलए मैंने देखे हैं कि जो 50-50 साल तक एमएलए रहे, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस से ही चले। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज सड़ा हुआ है। जी जी सर। समाज में अच्छाइयाँ है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे एमएलए हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छे मिनिस्टर्स हैं। मैं नाम लेके कहूँगा कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ये अच्छे करियर वाले स्टूडेंट हैं ना, वो जो आज कर रहे हैं, मेरे दृष्टि से जो मैं बोल रहा हूँ वो करने के लिए वो डायरेक्ट मुझे सपोर्ट करते हैं ना। सत्ता पे होने के बाद मैं विरोध में हूँ, मैं तो पार्टी में नहीं हूँ। मैं तो कहूँगा स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि इट्स अ स्लर ऑन इन सोसाइटी, उस चेयर पे बैठ के उसकी वैल्यू है, मैं तो कहूँगा आदिवासियों की छीनी हुई ज़मीन उनको तुरंत देनी चाहिए, और देते हैं। वो सोचते नहीं है पार्टी के क्या होगा, ऐसे लोग हैं। तो ये हमारा एक आशा का किरण है, मैं मानता हूँ। जी सर। तो यंग यूथ डरती क्यों है सर पॉलिटिक्स से? हम लोग ने बहुत लोगों से पूछा कि अगर आपको करियर बनाना है तो लोग बहुत डरते हैं इस फील्ड में, क्यों डरते हैं? इसका एक कारण ये है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो आज का है, जिसमें पैसे को बहुत सारा महत्व आ गया है। जी। वो एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जिनके बाप ज़्यादा पॉलिटिक्स में है उनको लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब, और लोगों को भी लगता है कि इनकी लीगेसी है, इनके खून में। अब इसमें जाके काम करना। मैं उदाहरण दूँ मेरा जी। कि 40-41 साल मैं इस एरिया में बैठ के आदिवासियों का कर रहा हूँ। आदिवासी तो वोटर नहीं है, मतलब है, लेकिन मैं आदिवासी नहीं हूँ। रिजर्व सीट्स हैं, तो मैं यहाँ से न तो एमपी का चुनाव लड़ सकता हूँ, न एमएलए का चुनाव से लड़ सकता हूँ। तो जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं फिर मैं करूँ या नहीं करूँ? मुझे लगता है मैंने करना चाहिए, कि ये मेरा मकसद है, ये मैं काम कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो एक एरिया, उसमें लोगों का सवाल हल करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को संगठित करना, तो उनको भी मान्यता मिल सकती है, लेकिन करना चाहिए लोगों ने थोड़ा तो। आज मैं जाऊंगा, मुझे लाभ दो, ये आज चाहते हैं लोग कि मुझे तुरंत आपके जैसे आ गए, फिर यूथ का प्रेसिडेंट बनाओ, फिर फ्लेक्स बन गए आपके, और आप लीडर बन गए। आज ऐसे फ्लेक्स के लीडर है। हम काम नहीं करना चाहते, थोड़ा इन्वेस्ट करो, काम करो, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। ठीक है सर। आपकी जर्नी में आपको सबसे अच्छा और सबसे मोटिवेशनल लीडर कौन मिला है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है? मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसको मैंने देखा नहीं है, वो सानी गुरुजी। आप बताएंगे कुछ उनके बारे में? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो बोला वो किया। तो बोलना और करना, इसमें सिमिलरिटी रखने वाला वो लीडर था। जी जी। और जब उन्हें लगा कि मैं गांव में जाके लोगों को बोला है मैंने कि इस देश को जब आज़ादी मिलेगी तब कोई भूखा नहीं रहेगा, इस देश में आज़ादी मिलेगी तब किसी का शोषण नहीं होगा। अब देश को आज़ादी मिली, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कोई इलाज नहीं है, तो मैं लोगों को जाके मुंह क्या बताऊँ, क्या बताऊँ मैं लोगों को? मैं बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर देता हूँ। ये सोचने वाला वो लीडर था। जबकि आज स्टेज पे बोलने के बाद, नीचे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो मेरा मोटिवेशन मेरे लाइफ का वो सानी गुरुजी ही पहला है, कि जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे।
इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन मेरा और कोई नहीं है। जी सर, एक लास्ट हमारा गेम होता है जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें हम थोड़ा सा जानते हैं, बस आपको थोड़े वर्ड्स में उस एक चीज़ का मतलब बताना है। कोट। अब कोट देख के बाद तो हम सिंबलाइज करते हैं ब्रिटिशों को। कोट, हैट, ये ब्रिटिशों का सिंबल था। हमने आज़ादी के बाद वो न्याय के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चाहे जज हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डिफेंडिंग लॉयर हो, चाहे प्रोसिक्यूशन का लॉयर हो, सब ये कोट हमको दिखाई दे रहा है। और एक एलिट का भी सिंबल बन गया, जबकि सामान्य आदमी है वो बाबा साहब अम्बेडकर के कोट को देखता है। तो कोट ये अलग अलग सिंबलाइज करता है, लेकिन मेरे दृष्टि से कोट एक जस्टिस का सिंबल हो सकता है। फिर वो जस्टिस मुझे मिले ना मिले, लेकिन सिंबल तो जस्टिस का है। आज वो जस्टिस गरीबों के लिए खरीदना पड़ रहा है, सबको खरीदा जा रहा है। एक और बड़ी ट्रेजेडी है कि जस्टिस सिस्टम भी हमारी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि गरीब आदमी उसमें न्याय नहीं मिला सकता। जो अच्छा लॉयर एंगेज करेगा वो जीतेगा, बोले वो झूठा हो। तो अच्छा झूठ साबित करने वाला, झूठ को सच साबित करने वाला ये कोर्ट कहेगा। आपको लगता है कोर्ट बिक गया है? आपको लगता है कोर्ट बिक गया है? कोई कोर्ट बिक गया है, जिसके पास पैसा है वही लड़ सकता है, वो जीत सकता है। आज के हालत में वो है, लेकिन इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे हर बार अच्छी चीज़ें भी दिखती है। उसी कोर्ट में जस्टिस दिला के देने वाले लोग भी मुझे दिखते हैं, और उसी कोर्ट में इनजस्टिस करने वाले लोग भी मैं देखता हूँ। तो मैं इनजस्टिस करने वालों की तरफ कम देखता हूँ, जस्टिस दिलाने वालों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। तो फिर मैं और काम कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा अप्रोच ही नेगेटिव बन जाएगा कि सब कुछ। तो अच्छाइयाँ भी मुझे दिखती है। जी, डेमोक्रेसी। चर्चिल ने कहा था कि जब तक डेमोक्रेसी से और बुरा दूसरा कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं आता है, तब तक डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। सो इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टिल वी गेट द अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी की बुराइयां हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से और बुरा और अच्छा दूसरा कोई आता है तो हम डेमोक्रेसी को बुरा कहेंगे। तब तक डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। ये एक आम इंसान से पूछते तो अलग आंसर आता। मुझे आपसे जानना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? धर्म। मेरे दृष्टि से धर्म मतलब क्या है? मैं इंसान हूँ, मेरा धर्म क्या है? कर्म करना, इंसानियत। इंसानियत। मेरी धर्म की डेफिनेशन सिंपल है, और धर्म की डेफिनेशन भी धर्म ने वही सी की है कि धारयति सधर्मः, जो धारणा है वो धर्म है। तो मैं धारणा जो रखूंगा वो मेरा धर्म है। ये जो सारे धर्म बने हैं वो इंसानों ने बनाए हुए धर्म है। कोई भी धर्म भगवान ने नहीं बनाया, भगवान भी इंसानों ने बनाया। कोई भी भगवान दो, वो हमने इंसानों ने बनाया। तो हम जो मानेंगे उधर मैं मानता हूँ कि इंसानियत ये मेरा धर्म है। ये बाकी के जो है वो हमारे कल्चर से अलग अलग रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, अलग अलग गॉड्स को हम, गॉड एक ही है, उसका नाम अलग है। उस परमेश्वर को कोई अल्लाह कहेगा, लेकिन वो उसको देखा नहीं है किसी ने, और जो दिखाई देते हैं वो तो हमने निर्माण किए हैं, इंसानों ने। हम, मुझे लगता है इस धर्म के ऊपर लोग बोलेंगे तो बहुत सारा देश का तकदीर बदल सकता है। कम से कम नौजवानों ने ये सोचना चाहिए कि तुम पैदा हुए, तुम कौन हो? तुम इंसान हो तो तुम्हारा धर्म क्या हो सकता है?
इंसानियत, यही धर्म हो सकता है। तुम हिंदू घर में पैदा हो, मुस्लिम घर में पैदा हो, ये तो धर्म बाद में आए हुए हैं ना। जिन भगवानों के ऊपर हम लड़ते झगड़ते हैं वो भी हमने ही निर्माण किए हैं, उन्होंने हमको निर्माण नहीं किया। हमने को निर्माण किया वो विधाता ने, परमेश्वर ने, ऐसे ही मानते हैं हम। वो गॉड है। जीसस तो प्रॉफिट है, गॉड अलग है ना, अल्लाह भी अलग है, मोहम्मद भी प्रॉफिट है, विष्णु भी अवतार माना गया है ना। इसमें और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जी सर। उस गॉड को, उस अल्लाह को, उस परमेश्वर को तुम फॉलो करो जो दिखता नहीं है, और उसी का डर है। जो दिखता है उसका डर नहीं है, क्योंकि उसको हम जाके माफ़ी मांग सकते हैं। जी सर। वो दिखता नहीं है। जी सर। तो यही विवेक सर, यही हमारा पॉडकास्ट था। आपको जान के, आपका ऑरा देखकर ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी है आप में, और लाइफ में फिर से आएंगे आपके साथ पॉडकास्ट करने, और हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी भी रही। आपके तमाम दोस्तों को मेरा आपके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और अच्छे इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, इस देश के लिए कुछ तो करने का ख्याल रखो। जी सर। थैंक यू।